यानी हिमनाड़ी। कहानी का हिंदी रूपांतरण और वाचन लोजनी अस्थाना का है। मुसाशी प्रांत के गांव में मोसाकू और मिनुकिची नाम के दो लकड़हारे रहते थे। ये जिस समय की बात है तो मोसाकू की उम्र ढल चुकी थी और मिनुकिची जो उसका सहायक था अभी 18 बरस का लड़का था। दोनों रोजाना मिलकर गांव से 5 मील दूर एक जंगल में लकड़ियां लेने जाते थे। रास्ते में चौड़े पाट की एक नदी पड़ती थी जिसे पार करने के लिए वहाँ एक नौका थी। नदी पर कई बार पुल बनाया गया और हर बार वो बाढ़ में बह जाता। नदी जब उफान पर होती थी तो कोई साधारण पुल उसकी तेज धार का मुकाबला नहीं कर सकता था। एक दिन कड़ाके की ठंड में जब शाम को मोसाकू और मिनुकिची घर लौट रहे थे कि तभी जबरदस्त बर्फीला तूफान आ गया। वे नौका तक पहुंचे लेकिन देखा कि माझी नौका को नदी के दूसरे किनारे पर लगाकर जा चुका था। ऐसी कड़ाके की ठंड में नदी को तैर कर पार करना संभव नहीं था और लकड़हारों ने माझी के झोंपड़े में ही शरण ले ली। यहाँ शरण लेकर वे अपने को किस्मत वाला समझ रहे थे। झोंपड़ी में अलाव का कोई साधन नहीं था, न ही ऐसी कोई जगह थी जहाँ लकड़ी जलाई जा सकती। झोंपड़ी में तो बस 2 चटाई भर की जगह और एक दरवाजा था, खिड़की तक नहीं थी। मोसाकू और मिनुकिची ने कसकर दरवाजा बंद किया और अपनी पुआल की बरसाती ओढ़कर लेट गए। पहले तो उन्हें कोई ज्यादा ठंड नहीं लगी। उन्हें उम्मीद थी कि शायद तूफान जल्दी थम जाएगा, पर नहीं। बूढ़ा लकड़हारा तो लेटते ही सो गया और लड़का मिनुकिची देर तक जागता रहा। बाहर साए साए चलती हवा की भयानक आवाजें सुनता रहा और दरवाजे पर लगातार बर्फ के थपेड़े पड़ रहे थे। नदी की तेज लहरें गरज रही थी। झोंपड़ी समंदर में लहराते किसी कबाड़ की तरह चरमरा रही थी। भयंकर तूफान था। हवा हर पल सर्द होती जा रही थी। मारे ठंड के मिनुकिची अपनी पुआल की बरसाती में कठोरता से कांप रहा था, लेकिन कड़ाके की ठंड के बावजूद आखिरकार उसकी भी आंख लग गई। अचानक चेहरे पर बर्फ महसूस हुई तो उसकी आंख खुली। झोंपड़ी का दरवाजा जबरन खोला गया था। बर्फ की रोशनी में उसे झोंपड़ी में सफेद लिबास में एक महिला दिखी। महिला मोसाकू के ऊपर झुकी उसके मुंह पर फूंक मार रही थी। उसकी सांस किसी चमकीली सफेद धुंध जैसी थी। और तभी वो मिनुकिची की तरफ मुड़ी और उसके ऊपर छुप गई। मिनुकिची ने चिल्लाना चाहा लेकिन आवाज नहीं निकली। महिला उसके ऊपर नीचे और नीचे तब तक झुकती चली गई जब तक का चेहरा मिनुकिची से लगभग छू नहीं गया। मिनुकिची ने देखा वो बेहद सुंदर थी। हालांकि उसकी आंखें देखकर उसे डर लगा। कुछ पल वो उसे देखती रही, फिर मुस्कुराई और फुसफुसाते हुए बोली, तुम्हारे साथ भी मैं वही करना चाहती थी जो दूसरे आदमी के साथ किया है और तुम पर दया आ गई क्योंकि तुमने तो अभी जवानी में कदम रखा है। तुम सुंदर हो मिनुकिची, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन अगर कभी तुमने किसी को, यहाँ तक कि अपनी माँ को भी आज रात जो तुमने देखा है इसके बारे में बताया तो मुझे पता चल जाएगा और फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी।
मैंने जो कहा इसे हमेशा याद रखना। ये कहकर वो उठी और दरवाजे से बाहर निकल गई। तब कहीं जाकर मीना के हल्ले की हिम्मत आई। वो एकदम से उठा और बाहर भागा। वो कहीं नजर नहीं थी। बाहर गिर रही बर्फ तेजी से झोपड़ी के भीतर आ गई। मिनोकिची ने दरवाजा बंद किया और भीतर से लकड़ियां सटाकर किसी तरह से चाक चौबंद कर दिया। वो हैरान था, क्या दरवाजा तेज हवा से खुला? उसे लगा शायद उसने कोई सपना देखा है और दरवाजे से भीतर आ रही बर्फ की चमकीली रोशनी को उसने सफेद लिबास में महिला समझ लिया। पर फिर भी वो आश्वस्त नहीं हुआ। उसने मोसाको को पुकारा। उसका कोई उत्तर न पाकर वो सहम गया। अंधेरे में हाथ बढ़ाकर उसने मोसाको का चेहरा छुआ। लगा मानो बर्फ छू ली हो। मोसाको में कोई हरकत न थी। वो मर चुका था। भोर होते होते तूफान थम गया और सूर्योदय के कुछ देर बाद जब माझी अपनी झोंपड़ी पर पहुंचा तो उसने मोसाको की बर्फ से ठंडी देह की बगल में मिनोकिची को बेसब्र पड़ा देखा। उसने तुरंत मिनोकिची की चिकित्सा की और जल्दी ही वो होश में आ गया। लेकिन उस भयानक रात की कड़ाके की ठंड का असर लंबे समय तक बना रहा। वो मोसाको की मौत से बुरी तरह भयभीत था, लेकिन उसने किसी को भी उस रात देखी सफेद लिबास वाली महिला के बारे में कुछ नहीं बताया। जैसे ही मिनोकिची की तबीयत पूरी तरह ठीक हुई तो उसने फिर से अपना काम शुरू किया और रोज सुबह अकेले ही जंगल जाने लगा। रात होने पर वो लकड़ियों का गट्ठर लाद कर घर लौटता। माँ लकड़ियां बेचने में उसकी मदद करती थी। इस तरह 1 साल बीत गया। सर्दियों की एक शाम थी। जब वो घर लौट रहा था तो उसने देखा उसी रास्ते पर आगे आगे एक लड़की जा रही है। निकट पहुंचा तो देखा वो एक लंबी पतली खूबसूरत लड़की थी। लड़की ने बड़े ही मधुर स्वर में मिनोकिची के अभिवादन का उत्तर दिया। उसकी आवाज इतनी मीठी थी मानो कानों में किसी चिड़िया का गीत सुनाई दिया। मिनोकिची लड़की के साथ चलने लगा। दोनों आपस में बातें करने लगे। लड़की ने अपना नाम ओयुकी बताया। ये भी बताया कि उसके माता पिता अब नहीं है और वो एदो जा रही है, जहाँ उसके कुछ निर्धन रिश्तेदार रहते हैं जो उसे कहीं नौकरानी का काम दिलवाने में मदद कर सकते हैं। मिनोकिची को लड़की आकर्षक लग रही थी। वो उसे जितनी बार देखता उसे उतनी ही ज्यादा खूबसूरत दिखती। आखिर वो उससे पूछ ही रहा था, क्या सगाई हो चुकी है? लड़की हंसते हुए बोली, अरे नहीं, अभी तो आजाद हो। अब लड़की ने मिनोकिची से पूछा कि क्या उसकी शादी हो चुकी है या शादी कहीं पक्की हो चुकी है। मिनोकिची ने बताया कि हालांकि घर में एक विधवा माँ है जिनकी वो देखभाल करता है, लेकिन उसकी कम उम्र के कारण घर में फिलहाल सुशील बहू लाने पर अभी विचार नहीं हुआ है। ये बातें करने के बाद वे काफी देर चुपचाप चलते रहे। पर जैसे कि जापानी में कहावत है कि का अरेबा नेमो कुछ हो दो नी मनो वो इयो, यानी किसी के लिए चाहत हो तो मुंह नहीं आंखें बोलती हैं। जब तक गांव पहुंचे तब तक दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश थे। तभी मिनोकिची ने ओयुकी को अपने घर आमंत्रित करते हुए कहा कि वो कुछ देर यहीं आराम कर सकती है। पहले तो वो कुछ शर्माते हुए झिझकी, पर फिर उसके साथ घर आ गई। माँ ने आव भगत में उसके लिए गर्मा गर्म खाना बनाया। ओयुकी और उसका व्यवहार माँ को इतना पसंद आया कि उन्होंने उससे एदो जाने का कार्यक्रम कुछ दिन टाल कर उन्हीं के साथ रहने को राजी कर लिया। और हुआ यूं
कि युकी फिर कभी एदो गई ही नहीं। वो उन्हीं के घर में एक सुशील बहू बनकर रहने लगी। वो युकी बहुत ही अच्छी बहू साबित हुई। 5 साल बाद जब मिनोकिची की माँ मृत्युशैया पर थी, तब भी अंतिम समय तक अपने पुत्र वधू की प्रशंसा करती रही। वो युकी ने मिनोकिची के 10 बच्चों को जन्म दिया। सभी बेटे बेटियां खूब सुंदर और गोरे चिट्टे थे। गांव के लोग वो युकी को बहुत ही सुघड़ मानते थे। उसका स्वभाव उन सब से बहुत अलग था। अधिकांश किसान महिलाएं जल्दी ही बूढ़ी दिखने लगती हैं, लेकिन वो युकी 10 बच्चों की मां बनने के बावजूद वैसे ही जवान और खूबसूरत दिखती थी जैसे वो पहली बार गांव में आई थी। एक रात जब सारे बच्चे सो गए तो वो युकी लालटेन की रोशनी में बैठी कोई कपड़ा सी रही थी। मिनोकिची उसे देखकर बोला, तुम्हें सिलाई करते और तुम्हारे चेहरे पर पड़ती इस रोशनी को देखकर मुझे एक बहुत पुरानी अजीबोगरीब घटना याद आ गई। मैं तब 18 बरस का लड़का था। तब मैंने ऐसे ही एक खूबसूरत और गोरी लड़की को देखा था जैसे तुम इस वक्त दिख रही हो। वो भी बिना नजरें उठाए सिलाई करती रही और मुझे उसके बारे में बताओ ना, कहाँ देखा था उसे? तब मिनोकिची ने उसे उस रात माझी की झोपड़ी में जो कुछ हुआ था उसके बारे में बताने लगा। उसने उस गोरी महिला के बारे में भी बताया जो रात में उस पर झुककर मुस्कुराते हुए फुसफुसाकर बोली थी और कैसे खामोशी से मुसाकू की मौत हो गई थी। मिनोकिची ने कहा, पता नहीं मैं सोया हुआ था या जागा हुआ था, लेकिन बस तभी एक बार मैंने किसी को तुम जैसा सुंदर देखा था। जाहिर है वो कोई इंसान नहीं थी। मुझे उससे डर लगा था, बहुत भयभीत हो गया था मैं। वो एकदम सफेद थी। मुझे आज तक यकीन नहीं होता कि वो सपना था या वो कोई हिमनारी थी। वो युकी सी रहे कपड़े को एक तरफ फेंक कर उठ खड़ी हुई और मिनोकिची पर झपट कर झुक गई। उसके चेहरे के पास जाकर जोर से चिल्लाई, वो मैं थी, मैं युकी ही थी। और तब मैंने तुमसे कहा था कि इस बारे में कभी एक शब्द भी बोले तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। लेकिन ये बच्चे जो यहाँ सो रहे हैं, ये ना होते तो मैं तुम्हें इसी पल मार डालती। अब तुम्हें इनका बहुत ख्याल रखना होगा, बहुत अच्छा लालन पालन करना होगा इनका, क्योंकि अगर कभी इन्हें तुमसे कोई भी शिकायत हुई तो मैं तुम्हारे साथ वो सलूक करूंगी जो तुम्हारे साथ होना चाहिए। वो युकी इतनी जोर से चिल्ला रही थी कि उसकी आवाज हवा के साए साए से तीखी हो गई और धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी। और अचानक वो चमकीली सफेद धुंध में तब्दील होकर गोल गोल घूमती हुई छत की तरफ उठी और चिमनी से बाहर निकलकर गायब हो गई। वो फिर कभी दिखाई नहीं दी। साहित्य सरिता में अभी आपने लाफ्काडियो हर्न की लिखी कहानी सुनी, युकी ओन्नो। हिंदी रूपांतर और वाचन लोचनी अस्थाना का था। ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण
nhk.jp/हिंदी पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।